हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो किस तरह, यानी कि रिवीजन सीरीज। अब रिवीजन सीरीज में इसका हम नाम रखने वाले हैं बैक बेंचर्स टू टॉपर्स। तो बैक बेंचर्स टू टॉपर्स ही हमने क्यों चुना है, क्योंकि देखो हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और सबसे मेन दिक्कत होती है बैक बेंचर्स की, क्योंकि क्लास में तो सुनते हैं नहीं। तो उन्हें क्या चाहिए कि सर लास्ट के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ करा दो कि पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो से रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब बना के हम उसी में से करिए आएंगे, नंबर जो आएंगे देखे जाएंगे, बट पास होने लायक हो जाएगा, फिर हम मौज मस्ती में काम चलाते रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये सीरीज है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर इन द रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। करना क्या है आपको, ये करना है। अब दूसरी चीज़ ये नहीं है कि बैक बेंचर्स टू टॉपर्स का मतलब कि केवल बैक बेंचर्स के सीरीज है। टॉपर्स भी इस सीरीज को अटेंड करें, क्योंकि पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे हम। और रिवाइज करने के साथ साथ दूसरी चीज़, अगर ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन की तरीके से ना ले। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और आपने वो पढ़ रखा है तो साथ साथ उसका आंसर करें, आपको रिकॉल होगा और हम अच्छे से उस पर टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर उठाया है, चैप्टर नंबर 2, हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है हाफ ईयरली एग्जाम में भी और मेन एग्जाम में भी, बोर्ड वाले में भी। तो इसलिए हम इसी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अब अपने आप को कर देता हूँ साइड, मुझे देख देख के वैसे भी बोर हो गए होंगे डेली। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा आया है, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनी इज लिंक टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो सबसे पहली चीज़ एक वर्ड आया, कॉलोनीज क्या होती है। तो कॉलोनीज होती है जब कोई देश किसी देश पर कब्जा कर ले, कैपिटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से उसकी जो रूलिंग है वो दूसरे देश के अंडर में चली जाए। तो जो जिस देश पर कब्जा किया गया उस देश को हम कॉलोनीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहा है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कॉलोनीज में राष्ट्रवाद की बढ़ना, किस तरीके से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बना। अब इसमें सिंपल सी चीज़ रिलेट करने की एक है, वो क्या है, कॉलोनीज में अगर हम बात करें इंडिया में रहने वाले लोग कौन थे, भारतीय थे। ठीक है, और एंटी कॉलोनियल क्यों हुआ, क्योंकि रूल कौन कर रहा था हम पे, ब्रिटिशर कर रहे थे। तो अगर भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्रिटिशर के नाक में दम करेगी। तो वो कैसा मूवमेंट हो जाएगा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, तो मेन जो थीम थी वो इसी में ही थी, उसके बाद आप पॉइंट बना बना के कर सकते हो, बट किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती है। देखो सोशल साइंस में हमेशा ये लगता है कि पैराग्राफ बना के लिखा हो, बड़े बड़े आंसर करके हो, ऐसे करो, कुछ नहीं होता। सिंपल सी चीज़ है, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स बनाओ या मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, लेकिन बेटर हेडिंग हो, कुछ अच्छे से आपने पॉइंट लिखा उसमें आउटलाइन कर दो, मेन चीज़ को हेडिंग दे दो, अलग कलर से लिख दो। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको हाईलाइट करा देती है और पता लगता है टीचर को कि हाँ इसने पढ़ लिख के आंसर करा है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पहला पॉइंट कह रहा है, पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। पीपल ने क्या करना शुरू करा, अपनी यूनिटी को बनाना शुरू करा, खोजना शुरू करा, किस लिए, स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। स्ट्रगल किस तरीके से था, संघर्ष चल रहा था उनका जो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। उस सभी संघर्ष में उन सब ने अपने आप को यूनाइट करा और एक साथ देखने लगे। सेकंड, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। अब इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है कि जो ऑप्रेस्ड का मतलब होता है दबाया जाना, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है दबाया जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग परेशानी थी, लेकिन परेशान थे किससे, ब्रिटिशर से। तो उन्होंने क्या करा, एक साथ शेयर करा अपने बॉन्ड। देखो दो ही लोगों की दोस्ती होती है, तो जो कोई अपना दुख शेयर करे या अपने सुख शेयर करे। तो यहाँ पे सारे दुखिया एक साथ मिलकर अपने दुख शेयर कर रहे थे, और दुखी किससे थे, ब्रिटिशर से। तो वे एक साथ मिले और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और किसके लिए, जो राष्ट्रवाद की भावना जगी। और ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमने कह रहा है, ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द अफेक्ट ऑफ कॉलोनीज डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस और वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। वही सेम चीज़ की उनके एक्सपीरियंस अलग थे, उनकी डिफिकल्टीज अलग थी, नोशन का मतलब विचारधारा, जो फ्रीडम को लेकर उनकी विचारधारा थी वो भी सेम नहीं थी। जिस तरीके से परेशान थे उन्हें उसी तरीके की फ्रीडम चाहिए थी। ठीक है, अब कॉमन आइडिया विच यूनाइटेड दैम इज लव फॉर देयर नेशन। कॉमन आइडिया जो उन्हें यूनाइट करता है वो क्या होता है, उनका देश के प्रति प्रेम भावना। अब इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ग्रुप कम्युनिटीज केम अंडर द बैनर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कांग्रेस एंड टुक पार्ट इन वेरियस मूवमेंट विच वर एंटी कॉलोनियल और अगेंस्ट द
ब्रिटिश। अब इन सब विरोध के, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद के, डिफरेंस के बाद भी वे सब एक ग्रुप बने और ग्रुप बन के इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम पे हमारी एकमात्र पार्टी थी जो चल रही थी, एक पार्टी के अंडर गए और अलग अलग मूवमेंट में, आंदोलन में भाग लिया। और जो ये मूवमेंट में भाग लिया, ये क्या हो गया, एंटी कॉलोनियल हो गया और अगेंस्ट द ब्रिटिशर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, काम आता है। तो #1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड हमसे कह रहा है हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनल मूवमेंट इन इंडिया में ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प करी। पहली चीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जल्दी जल्दी बताओ कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है। सेकंड, कौन कौन से देश लड़ रहे थे, जैसे दो ग्रुप में बटे थे। सबसे पहला ग्रुप था सेंट्रल पावर, दूसरा ग्रुप था एलाइड पावर। ठीक है। अब सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश थे और एलाइड पावर में कौन कौन से देश थे। देखो, एलाइड का मतलब होता है मित्र देश, सेंट्रल का मतलब ध्रुवीय शक्ति। हमें पता है सेंट्रल वाले हारे थे, एलाइड वाले जीते थे। ठीक है। तो देश को रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली। ठीक है, ये चार इसकी तरफ, मेनली चार। बाकी इसमें जापान भी था और रशिया को हटा कर यूएसए आया था, लेकिन मेन चार ये थे। ठीक है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये तीन इस तरफ। ठीक है। अब इसे याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एलाइज पावर में कौन, एलाइज पावर का मतलब होता है मित्र देश। ठीक है। तो मित्रों को खिलानी है बर्फी, BRFI, मित्रों को खिलाएंगे बर्फी। और ये थे दुश्मन हमारे सेंट्रल वाले, तो इन्हें गेट से बाहर निकाल देंगे, जी से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। तो सेंट्रल वाले दुश्मन है तो इन्हें गेट से बाहर निकालो और इन्हें खिलाएंगे बर्फी। तो ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली। ठीक है, याद हो गए, याद हो गए, पक्का बताओ। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापसी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प करी। देखो, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन उन्होंने मांगा, सॉल्यूशन मिला नहीं, तो अगेंस्ट क्या चला जाएगा, वो ब्रिटिशर के खिलाफ होते जाएंगे। ब्रिटिशर के खिलाफ होंगे तो उनके नाक में दम होगा, तो ये भी क्या होगा, नेशनल मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज ड्यू टू वॉर लोन वर टेकन। डिफेंस का जो खर्चा था वो बढ़ा। ठीक है, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात, हमें पैसा लगाना पड़ेगा अपने डिफेंस पे, सेफ्टी पे। तो उसमें हमारा जो खर्चा था वो बढ़ा ड्यू टू वॉर लोन्स वर टेकन। तो युद्ध के कारण हमने लोन लेने शुरू करे। अब लोन लिया, पैसा खत्म हो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। तो मोर टैक्स वर इम्पोज, कस्टम ड्यूटी वर रेज, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। मोर टैक्स लगाए गए, कस्टम ड्यूटी होता है एक जगह से दूसरी जगह पे सामान वामान भेजना, तो उसके लिए जो टैक्स देना पड़ता है। और तीसरा, इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। उसके बाद राइज इन द प्राइजेस लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल। अब दिक्कत क्या हुई कि दिक्कत तो लोगों को भी साथ भी चल रही थी। ठीक है, लोगों के भी तो पैसे खत्म हुए थे वॉर में, तो उनके पास एक तो उनमें पैसा खत्म हो गया, ऊपर से उन्हें क्या कर दिया, टैक्स दे बढ़ा दिया। अब ये टैक्स क्या कर देगा, उनके लिए कठिनाई बढ़ा देगा। हार्डशिप का मतलब है कठिनाई भरा जीवन आगे कर देगा। देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर इन द रूरल एरिया ड्यू टू फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर। अब दूसरा काम उन्होंने क्या कर दिया कि ब्रिटिशर को युद्ध के लिए चाहिए थे लोग, तो लोग कहाँ से लेके आएंगे, लोग लेके आए रूरल एरिया में से, ग्रामीण क्षेत्र में से। सब लोगों को जबरदस्ती, फोर्स रिक्रूटमेंट होता है जबरन सेना में भर्ती करना, तो जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो इसके अगेंस्ट भी लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप फेल इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। कुछ एरिया में क्रॉप फेल हुई, क्रॉप फेल का मतलब फसल खराब हुई, तो इससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, खाने में कमी हो गई। नेक्स्ट, देयर वाज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स टू 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फैमाइन एंड एपिडेमिक्स। वहाँ पे क्या हुआ, एक महामारी के तौर पे एक बीमारी फैली जिसमें 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। पेरिश्ड का मतलब होता है मारे गए। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फैमाइन एंड एपिडेमिक्स। तो भुखमरी हुई तो महामारी फैली, तो इसमें जैसे कोरोना टाइप का चला था ना, ये सेम उस तरीके का वहाँ पे भी चला। ये बात हो रही है 1980-19 के आसपास में। ठीक है। तो एक तो खाना नहीं मिल रहा, फसल और ख़राब हो गई, टैक्स ज़्यादा देना पड़ गया, महामारी फैल गई, लोग मर गए, तो क्या हुआ, सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाती चलेगी। तो इससे क्या नुकसान हुआ कि पीपल थॉट देयर हार्डशिप एंड सफरिंग वुड कम टू एन एंड आफ्टर द वॉर, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो लोगों ने ब्रिटिशर को कहा कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा ये बताओ।
तो उन्होंने कहा युद्ध खत्म होने दो, युद्ध खत्म होने के बाद हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन करा कुछ है नहीं। तो दीज फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये सारे फैक्टर फिर क्या हुए कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी और वे ब्रिटिशर के अगेंस्ट होते चले गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये भी रिपीटेड था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वाज सत्याग्रह, राइट इट की फीचर। ठीक है, तो सत्याग्रह क्या है, इसके में की फीचर बताने हैं। सबसे पहली चीज, सत्याग्रह 2 वर्ड से मिलकर बना है, सत्या प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह या बुलावा देना। ठीक है, अब इट वाज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये संघर्ष का एक नया तरीका था जिसमें हम 2 चीज़ हाईलाइट करी है, एक तो सच्चाई के बेस पे और दूसरा नॉन वायलेंस मेन होना चाहिए कि एक तो सच्चाई का साथ देंगे, दूसरा मारपीट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हमें पढ़ना की फीचर ऑफ सत्याग्रह में। सबसे पहला, गांधी जी ने किस तरीके से रिप्रेजेंट करा। उन्होंने कहा, इफ द कोज वाज ट्रू एंड द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। अगर आपका कारण सच्चा है और जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, मारपीट की ज़रूरत नहीं है, अपने ऑप्रेसर दबाने वालों के अगेंस्ट में। ठीक है, उनसे हम ऐसे लड़ लेंगे। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा, सत्याग्रह कैन विन दिस बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव। सत्याग्रही इस युद्ध को, इस जंग को बड़ी आसानी से जीत सकता है नॉन वायलेंस के बेस पे भी। ना हमें किसी से बदला लेना है और ना हमें एग्रेसिव वाली नीति अपनानी है। तो गांधी जी शुरू में आए थे ना, तो अभी काफ़ी शांत माहौल के साथ बता रहे हैं ताकि एकदम तड़क भड़क न हो जाए। ठीक है, तो थर्ड उन्होंने बताया, बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर ही सी कैन बी परsuaded टू सी द ट्रूथ एंड इनजस्टिस विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस। कि सीधी सी बात है कि अगर हम अपनी बात ध्यान से रखेंगे, इनर वॉइस को उसे समझाएंगे, अंतरात्मा की बातों को समझाएंगे, वो हमारी बात रिलेट कर पाएगा, हमारे दुख समझ पाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारी सच्चाई देखेगा, हमारे खिलाफ अन्याय देखेगा और बिना वायलेंस के भी हमारा साथ देगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी बिलीव दैट हिज धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी विश्वास करते थे कि जो उनका ये धर्म उन्होंने चलाया है नॉन वायलेंस का, वे सभी इंडियंस को एक साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो बेसिकली सत्याग्रह में इनमें से 1-2 पॉइंट कोई सा भी लिख लेना। मेन चीज़ मीनिंग याद रहना चाहिए कि ये मोड था स्ट्रगल का, संघर्ष का, बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। किसके? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और नॉन वायलेंस के आधार पर, अहिंसा के आधार पर हमें क्या करना है, ये सत्याग्रह चलाना है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज गांधी जी अर्ली एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह। गांधी जी ने अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या क्या करे अपने सत्याग्रह में। तो गांधी जी ने 3 अर्ली एक्सपेरिमेंट करे हैं। सबसे पहला हमारा आता है 1917 में चंपारण कहाँ पे है, मैप के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। तो चंपारण कहाँ पे है हमारा, चंपारण है बिहार में, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो 1917 में चंपारण में शुरू करा बिहार में, और इसका रीजन क्या था, इंडिगो पीजेंट अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। तो सबसे पहले गांधी जी वहाँ पे गए 1917 में, राजकुमार शुक्ल के कहने पर वहाँ पर गए थे। ये तुम्हारी बुक में नाम नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए जान लो, इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरुआत करी 1917 में, कहाँ से, चंपारण बिहार से। और क्यों करी, इंडिगो पीजेंट ज़बरदस्ती नील की खेती के। नील की खेती का नुकसान क्या था कि अगर वहाँ पे किसी ज़मीन पे खेती करा देते थे नील की, तो वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। ठीक है, सेकंड 1917 में दूसरा करा है खेड़ा, जो गुजरात में है, इसे भी ध्यान रखना है। खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात में। और इसमें क्या था, सपोर्ट करा उन्होंने रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। जो टैक्स दिया जा रहा था 24% उन पे फसलों पे टैक्स लगाया गया था, उसे उन्होंने घटाया और वो लगभग 18 या 12 के आसपास करवा दिया था। ठीक है, तो दूसरा काम उन्होंने करा टैक्स के अगेंस्ट। फिर तीसरा गए वे 1918 में अहमदाबाद में पहुंच जाते हैं, और अहमदाबाद में कॉटन मिल की एक फैक्ट्री थी, तो उसमें प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग के लिए बोनस देना था, तो बोनस देने के लिए मना कर दिया, सैलरी भी कम कर दी। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने ये करा था। 3 अर्ली एक्सपेरिमेंट करे, पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। पहला 1917, दूसरा भी 1917, तीसरा 1918। ये मॉडर्न इंडिया में वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में गलत दिया गया है, क्योंकि पहले अहमदाबाद हुआ था फिर खेड़ा हुआ था, और ये दोनों के दोनों अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में हुए। लेकिन फिलहाल हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी में चंपारण के बाद दिया है खेड़ा और उसके बाद दिया है अहमदाबाद। ठीक है, क्लियर, तीनों पता लग गए गांधी जी के अर्ली एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिफाइन रोलेट एक्ट
और वाई इंडियन वर आउटरेज बाय द रोलेट एक्ट, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इसके नतीजे क्या थे। ठीक है, पहली चीज़, रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट एक एक्ट का जहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाए, एक्ट का मतलब होता है कानून, और कानून किसके द्वारा लाए जाएंगे, ब्रिटिशर के द्वारा, क्योंकि रूल तो ब्रिटिशर कर रहे हैं ना, तो कानून के द्वारा लाया गया एक कानून, मतलब सॉरी यार, ब्रिटिशर के द्वारा लाया गया एक कानून है ये। अब इसका एम क्या था, एम था इसका टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, पहली बात ये आया कब है, ये आया है 1919 में, 1919 में। ठीक है, दूसरी चीज़ 1919 में क्यों लाया गया, देखो हमने देखा चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, यानी कि गांधी जी थोड़े थोड़े एक्टिव होने लगे। तो अब ब्रिटिशर को खतरा था कि भाई ये कुछ बड़ा ना काम कर दे, तो उन्होंने क्या करा, रोलेट एक्ट लाए। इसका मेनली उन्होंने काम था टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। जो इंडिया में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, राजनीतिक किसी भी तरीके की गतिविधि है जो सरकार के अगेंस्ट जाते हुए दिखे, उसको दबाना। रिप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, ये उनका मेन मोटिव था। अब ये अनफेयर क्यों लगा, यानी कि इंडियन को गुस्सा क्यों आया, पहली चीज़, ये पास कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगेंस्ट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। सब इंडियन मेंबर ने इसका विरोध करा और उसके बाद भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास कर दिया गया। ठीक है, सेकंड, विरोध क्यों कर रहे थे, विरोध इसलिए कर रहे थे, दिस एक्ट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी। ठीक है, इसमें क्या था, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि सीधा डिटेंशन का मतलब होता है जेल में डालो। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि राजनीतिक कैदी जो शांतिपूर्वक तरीके से भी प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें भी बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के 2 साल तक उठाकर जेल में डाल सकते थे। ठीक है, इसलिए ये था नुकसानदायक, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया, इट इज़ कंसिडर्ड एज ब्लैक लॉ, काला कानून के रूप से जाना गया। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट क्या क्या निकले, देखो, एंड ऑल इंडियन हड़ताल वाज प्लान्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 6 अप्रैल 1919। तो पहली चीज़ तेरा ये आता है, रोलेट एक्ट आता है 1919 में, तो जैसे ये आता है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी इसको अनजस्टिस लॉ बता देते हैं और कहते हैं कि हम पूरे भारत लेवल पर इसके खिलाफ हड़ताल करेंगे। अभी ये हड़ताल चल रही है रोलेट एक्ट के खिलाफ, तो इसे माना जाएगा रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1919 तक रोलेट सत्याग्रह चल रहा है, अभी आगे वाला हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है। ठीक है, सेकंड, रैली वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी, अलग अलग शहरों में रैलीज निकाली गई। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन, वर्कर्स जो काम करने वाले थे वे हड़ताल पर चले गए, रेलवे वर्कशॉप बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। जो अमृतसर के लोकल लीडर थे, यानी कि वहीं के आसपास के रहने वाले, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया और महात्मा गांधी जी को दिल्ली में एंट्री करने से मना कर दी। पुलिस अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, पुलिस ने बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक करा और इन द एंड मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया एंड जनरल डायर टुक द कमांड। अब ये जनरल डायर कौन है, जनरल डायर ने कमांड ली कहाँ की, यानी कि इसको कमांडर इन चीफ बनाया गया और ये सारे मुद्दे हो रहे थे हमारे अमृतसर में, पंजाब में। अब अमृतसर पंजाब में जनरल डायर को ले लिया। और एक चीज़ और, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है कि किसी भी जगह पे अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो वहाँ पे 1 से ज़्यादा लोग, यानी कि 2 लोग भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर खड़े होंगे तो उन्हें शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया जाएगा, यानी कि देखते गोली मारो या फिर उठा के जेल में डाल दो, एज योर विश, जैसा आप करना चाहें। ठीक है, तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, जनरल डायर को कमांड दे दी। अब इसके बाद तुरंत रोलेट एक्ट के बाद क्या होता है, रोलेट एक्ट के बाद होता है एक हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट हमें लिखना है। अब इसमें एक वर्ड आया मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार क्या होता है मैं बताता हूँ। नरसंहार होता है कि लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारना, ये होता है नरसंहार। और जलियांवाला बाग क्या है, जलियांवाला बाग अमृतसर, मतलब पंजाब के अमृतसर में एक बाग था। ठीक है, बेसिकली ये चारों तरफ से बंद था और एक इसका मेन गेट था। तो वहाँ पर अब ये होता क्या क्या, इसमें वो चीज़ हमें इससे शॉर्ट नोट बताना है, तो साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मेन इवेंट्स टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919 इन द सिटी ऑफ द अमृतसर पंजाब। पहली चीज़ डेट याद रहनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, कब हुआ था जलियांवाला बाग, जल्दी बताओ। 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब। क्लियर।
ये वाला भी मैप में आ जाता है। नेक्स्ट, अब a large crowd mainly villagers had gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh to protest against the repressive measure of British government like roll attack। तो एक बड़ी मात्रा में वहाँ पर गांव वाले इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में। उनका मेन मोटिव तो यही था कि जो रिप्रेसिव यानी कि दबाने वाली रोलेट एक्ट लाया गया है उसके खिलाफ भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि बाहर तो मार्शल लॉ लग गया, तो हम बाग में जाएंगे, थोड़ा बहुत इकट्ठे होकर बातचीत कर लेंगे। दूसरा एक रीजन और था, दूसरा रीजन था अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। 13 अप्रैल को हमने देखा है बेसिकली बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और ये पंजाब का ही मेन त्यौहार है ना। तो बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था, तो कुछ लोग त्यौहार मनाने के लिए बाहर से भी तो आते हैं। तो बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी विलेजर वर अनअवेयर दैट द मीटिंग वाज इलीगल एज मार्शल लॉ हैज़ बीन इम्पोज। तो बाहर से भी रिलेटिव आए अपने गांव में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए, जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अब जो लोग बाहर से आए थे उन्हें ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है इस एरिया में। तो इससे क्या हुआ, बाद में रिजल्ट क्या होता है, जनरल डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, ओपन फायर ऑन द क्राउड एंड किल्ड 100 ऑफ पीपल। 100 नहीं 1000 ऑफ पीपल, 100 की जगह 1000 कर देना इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जनरल डायर अंदर आता है और अंदर आके क्या काम करता है, एग्जिट पॉइंट बंद करता है और गोली चलाने के ऑर्डर दे देता है, जो कि बहुत हजारों मात्रा में जितने वहाँ पर लोग थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब के सब मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इस इवेंट को नरसंहार के नाम से जाना है। अपने इतिहास में बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी। मैं जब विजिट करके आया था तो मैंने देखा था दीवार पे अभी भी बुलेट के निशान वहाँ पर हैं। ठीक है, कुएं बने हुए थे तो लोग बागों ने बचने के लिए कुएं में कूदे गए, कुछ छोटे बच्चे कूदे हैं, ऊपर दीवार पे चढ़ने की कोशिश करी है, दीवार पे गोली लगी हुई है। तो बहुत भारी मात्रा में नरसंहार ये हुआ था। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, दो रिएक्शन पूछे जाते हैं कि भाई जनरल डायर ने ऐसा क्यों करा। तो जनरल डायर ने ऐसा इसलिए करा कि वो चाहता था कि मैं अपनी दहशत फैलाऊं, ओ एंड टेरर की स्थापना करूं, मैं लोगों के बीच में भय बैठाऊं कि हाँ भाई जनरल डायर कोई एक बड़ी चीज़ है, तुम्हें डरना है, मार्शल लॉ लगाया है तो बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट हुआ उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ने व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग का क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव ये पड़ा, क्राउड टू कवर टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन। नॉर्थ इंडियन टाउन में, पंजाब नॉर्थ इंडियन में पड़ता है ना, तो नॉर्थ इंडियन टाउन में भीड़ में जगह जगह गलियाँ घेरनी शुरू कर दी। दूसरी बात, देयर वर स्ट्राइक क्लैशेज विद द पुलिस, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, हड़ताल हुआ, यानी कि जो जनरल डायर ने सोचा था कि मेरे इस वार से वे डर के बैठ जाएंगे, हुआ उसका उल्टा। और क्या हुआ, लोगों ने अपना आंदोलन और तेज़ी से बढ़ा दिया। तो हड़ताल हुई, पुलिस के साथ सीधा मारपीट शुरू होने लग गई, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग थी उन पर मारपीट करनी शुरू कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम मोर ब्रूटल। तो ये जो रिएक्शन था ये तो आया इंडियन की तरफ से, अब आगे आता है ब्रिटिशर की तरफ से। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम मोर ब्रूटल, और ज़्यादा अत्याचारी बने। पीपल वर ह्यूमिलेटेड एंड टेरराइज, लोगों को जलील करा गया और डर की भावना और बढ़ाने की कोशिश करी गई। तो डर की भावना कैसे बढ़ाई, सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। जो सत्याग्रही उन्होंने पकड़े उन्हें विवश करा कि आप अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ो। क्रोल ऑन द स्ट्रीट, ज़मीन पर रेंगते हुए चलो। डू सलाम टू ऑल द साहिब्स, हर साहिब यानी कि ब्रिटिशर को साहिब्स के रूप में रिप्रेजेंट करते थे कि हर साहिब जो भी तुम्हें रास्ते में मिलेगा उन सबको सलाम करते हुए जाना है। ठीक है, पहला रिएक्शन ये करा। दूसरा रिएक्शन, पीपल वर फ्लोग्ड, फ्लोग्ड का मतलब कोड़े मारना, तो लोगों को कोड़े मारे गए। विलेज अराउंड गुजरावाला पंजाब वर बॉम्ब्ड, एक पंजाब में गुजरावाला गांव था जो फिलहाल पाकिस्तान में है, उस पर बम फेंके गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट। तो यहाँ पे जो रोलेट एक्ट के बाद रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, नॉन वायलेंस मतलब वो बेसिकली नॉन वायलेंस के हिसाब से चलाया था, लेकिन इस वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अभी हमें एक बड़े लेवल पर करने की ज़रूरत है जिसमें सबको पहले यूनाइटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है खिलाफत इशू। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है और गांधी जी ने इसे क्यों सपोर्ट करा, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। देखो खिलाफत इशू क्या है, खिलाफत वर्ड कम फ्रॉम खलीफा, एक वर्ड है खलीफा से बन के आया है। हु वाज द रूलर ऑफ ऑटोमन टर्की एज वेल एज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो खिलाफत जो है खलीफा वर्ड से निकला है, जो ऑटोमन टर्की का रूलर था यानी कि तुर्की साम्राज्य का शासक था, और इसे बेसिकली क्या माना जाता था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है,
यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड का पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इन्हें गुरु माना जाता था, धार्मिक गुरु के तौर पर देखा जाता था तुर्की के सम्राट को। ठीक है, अब दूसरी बात, और उन्हें किस नाम से भी जानते थे, खलीफा के नाम से भी। देयर वर रूमर दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्परर। अब हमने देखा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर रहे थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो था वो किस में था, सेंट्रल पावर में। सेंट्रल पावर हारती है तो एक रूमर फैला कि ऑटोमन साम्राज्य के पे एक बहुत कठिन, मतलब ज़्यादा ही हार्ड लायक ट्रीटी होती है, समझौता, एक संधि थोपी जा रही है। सो टू डिफेंड खलीफा पोजीशन अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। दूसरी चीज़, खिलाफत कमेटी कहाँ पे बनी है, बॉम्बे में, ये भी आ जाता है मैप में। खिलाफत कमेटी बनी इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया के जो सारे मुस्लिम थे वो यूनाइटेड होकर इसके खिलाफ उन्होंने भी आंदोलन करा। ठीक है, तो ये बनी मार्च 1919 में, जो ये बनी थी। ठीक है, लेकिन जब ये एक्टिव कब होता है, एक्टिव जब होता है जब गांधी जी आए, तो इसलिए ये जलियांवाला बाग के बाद की घटना मानी जाती है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग के बाद ये एक्टिव हुई है। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कमेटी फॉर्म पहले हो गई थी, लेकिन ये एक्टिव हुआ है जब गांधी जी ने भी इसमें पार्ट्स लिया। ठीक है, तो गांधी जी के नज़रिए से जलियांवाला बाग के बाद में होती है। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का है, पहले जलियांवाला बाग लगाएंगे, फिर खिलाफत लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये किस किस के द्वारा बनाई गई, ये बनाई गई अली ब्रदर्स के। अली ब्रदर्स में कौन कौन आता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, दोबारा खिलाफत इशू क्या है, खिलाफत खलीफा वर्ड से निकला है। खलीफा कौन थे, तुर्की साम्राज्य के शासक को खलीफा के नाम से जाना जाता था, जो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जो इस्लामिक धर्म था उनका रिलीजियस हेड माने जाते थे। ठीक है, दूसरी बात, तुर्की सेंट्रल पावर का हिस्सा था, तुर्की हारता है तो एक र्यूमर हो जाता है कि भाई एक संधि थोपी जा रही है जिसमें खलीफा के पद को हटाया जा रहा है और हमारे जो इस्लामिक हेड है उसके साथ दुर्व्यवहार करा जाएगा। ठीक है, तो इस खलीफा की पोजीशन को बचाने के लिए कमेटी बनाई गई हर देश के अलग अलग हिस्से में जहां पर भी मुस्लिम लोग रहते थे। तो इंडिया में भी जो मुस्लिम थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा, और उसमें जो मेन नाम इंडिया में आता है वे आता है अली ब्रदर्स के। अली ब्रदर्स में मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो नाम ध्यान रखने। तो खिलाफत इशू में जो लीड करा है वो किसने करा है, बताओ जल्दी, अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स में कौन कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, अब दूसरे इसमें क्वेश्चन था महात्मा गांधी टुक अप खिलाफत इशू। महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू का साथ क्यों दिया। हमने देखा महात्मा गांधी जी थोड़े से स्मार्ट बंदे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रभावशाली नेता हैं, अच्छा विजन है जो आगे की देख लेते हैं। तो उन्हें पता लगा महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च एन ऑल इंडिया मूवमेंट मोर ब्रॉड बेस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ रोलट सत्याग्रह। रोलट सत्याग्रह फेल हुआ तो उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि मैं एक बड़े लेवल पर आंदोलन चलाऊं। तो ही वाज सर्टेन दैट नो ऑल इंडियन मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर, सो ही टुक अप खिलाफत इशू। उन्हें पता था कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रॉड लेवल पे ये हमारा आंदोलन नहीं चल सकता है। तो इसलिए गांधी जी ने खिलाफत इशू में उनका साथ दिया। गांधी जी क्या सोचते थे, गांधी जी सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि मुस्लिमों को हम एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के नीचे लाएंगे, यानी कि हर एक यूनिफाइड का मतलब एकता के साथ जो हम आंदोलन करेंगे उसको एक साथ लीड करेंगे हिंदू एंड मुस्लिम। तो बेसिकली गांधी जी का उद्देश्य क्या था, गांधी जी का उद्देश्य था कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को भी नेशनल मूवमेंट में साथ लिया जाए ताकि हम एक साथ मिलकर अटैक करें और उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डिवाइन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग भी इम्पोर्टेंट था। खिलाफत में बस इतना ध्यान रखना है खलीफा का मीनिंग क्या है, और दूसरी बात इस्लामिक हेड थे ये, और कौन से देश की बात हो रही है, तुर्की की, और किस किस ने सपोर्ट करा इंडिया में, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अपना पहला बड़ा आंदोलन, तो इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। पहली चीज़, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक चला है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। वैसे ये दिसंबर 1920 में ही लॉन्च हो गया था, लेकिन हमें ध्यान रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या बताया गया है, जनवरी 1921 से फरवरी 1922 में ये बंद हो गया था। ठीक है, अब इसमें पहली चीज़, सेशन कौन कौन से हुए,
सेशन कौन कौन से हुए? सेशन होते हैं मीटिंग। तो जैसे हमने देखा था कांग्रेस मीटिंग बुलाती थी कि हमें आगे किस तरीके से योजना चलानी है, क्या क्या काम करने हैं, तो उसमें 2 सेशन होते हैं। सबसे पहला होता है सितंबर में, ठीक है, ये भी मैप पे आए हुए हैं अलॉट करने के लिए। पहला सेशन होता है सितंबर में। सितंबर में इन्होंने लीडर्स को मनाना शुरू करा था कि भाई हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि सितंबर तक नहीं माने कुछ कांग्रेस वाले, अनबन चल रही थी। सेकंड होता है दिसंबर में। दिसंबर में, सितंबर वाला कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल किस तरफ पड़ता है? नॉर्थ से इधर की तरफ चलो, किधर? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ चलो और 7 सिस्टर से पहले ही आ जाओ, बांग्लादेश से पहले ही, ठीक है। नीचे मैप है, मैप करवाऊंगा, अभी मैं वैसे ही हाईलाइट कराता हुआ चल रहा हूँ। अगला सेशन आता है दिसंबर 1920 में, नागपुर टू अडोप्ट इट। नागपुर में इसको अडोप्ट कर लिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें क्योंकि हमें नागपुर का भी नहीं पता होता, बताना नागपुर कहाँ पे पड़ता है? बताओ बताओ, नागपुर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। गुड, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो बेसिकली दिसंबर 1920 में महाराष्ट्र के नागपुर में हमारा ये सेशन हो रहा था, जहाँ पे हमने कांग्रेस वालों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करा और वे इसके लिए राजी हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? नॉन कोऑपरेशन इसलिए, गांधी जी सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। जो ब्रिटिश का रूल है वो इंडिया में केवल इसलिए है क्योंकि हम इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, यानी कि हम उनका सपोर्ट करते हैं। बेसिकली उनका मानना ये था, ठीक है। तो उन्होंने कहा इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट इट वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो अगर इंडियंस उनके साथ समझौता करने को, उनके सपोर्ट करने को मना कर दें, तो 1 साल के अंदर अंदर उनकी जो ये पूरा ब्रिटिशर एक रूल चल रहा है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा और वे छोड़कर भाग जाएंगे। जो बेसिकली गांधी जी का आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती? प्रॉब्लम बताएंगे अभी आगे, पहले देखते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेज ऑफ द मूवमेंट, यानी कि ये किस तरीके से अनफोल्डेड करा गया। तो अनफोल्डेड करा गया 3 स्टेज में। पहली, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। तो पहले उन्होंने कहा गांधी जी ने कि पहले तो हम करेंगे जो हमें टाइटल्स मिले हैं, उपाधियाँ मिली हैं, हम उनको सरेंडर करेंगे, त्याग देंगे, ठीक है। तो उपाधियाँ क्या होती है? जो ब्रिटिशर के द्वारा एज अ अवार्ड के रूप में दी जाती थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की दी गई, उन्होंने वो वापसी करी। गांधी जी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करने के लिए केसर हिंद की उपाधि मिली थी, गांधी जी ने वो वापसी कर दी। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरीके से टाइटल बहुत सारे लोगों ने वापसी लौटाए, ठीक है। कि इसका मतलब हमें ब्रिटिशर की दी हुई कोई भी उपाधियाँ नहीं चाहिए, हम अपने टाइटल से खुश हैं, ठीक है। सेकंड, सरेंडर ऑफ टाइटल्स के बाद सेकंड था बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट। की अब दूसरा ऑप्शन है कि कोऑपरेट नहीं करना है ना, तो उनका मतलब काम भी नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, कॉलेज में अटेंड ही नहीं कर रहे, टीचर पढ़ाने नहीं जा रहे, वकील ने वकालत छोड़ दिया, आर्मी में मतलब आर्मी ने भी छोड़ दिया कि ठीक है अपने आप संभाल लो, अपने आप लड़ लो, अपने आप कर लो, तुम्हारा देश तुम जानो भाई, हमें क्या लेना देना। तो सब छोड़ छाड़ के भग गया है। उसके बाद तीसरी स्टेज क्या थी कि अगर इतने से भी बात नहीं बनती है तो फिर हम फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से बॉयकॉट पे उतर जाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने 3 चीज़ पढ़ी। पहला कि कौन कौन से सेशन में हुए, सेशन ध्यान रखने हैं, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है और अनफोल्डेड कैसे कैसे करी गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरियस सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड। ये इंपॉर्टेंट है नॉन कोऑपरेशन का, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन में हम कुछ मेन लीडर्स के भी नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वे लीडर्स ने क्या क्या करा है, क्या काम करा है, अभी पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि हम ये एक नॉन कोऑपरेशन का शॉर्ट व्यू ले रहे हैं। तो पहली चीज़ ये टाउन्स में हुआ है, टाउन्स में मिडिल क्लास ने करा है, कंट्री साइड में पीजेंट्स किसान ने, ट्राइब्स यानी कि जनजातियाँ ने करा है, प्लांटेशन में वर्कर्स ने करा है, ठीक है। ये अलग अलग जगह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला है। अब इसमें किस किस ने हिस्सा लिया था, उसका क्या रिजल्ट निकला, वो अब आगे देखेंगे। दूसरी बात, इसका एम्स क्या था, गोल्स क्या थे। पहला था टू अटेन स्वराज, कि हमें चाहिए स्वराज, हमें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे रूलिंग से, तुम्हारे कामकाज से, हमें चाहिए स्वराज, ठीक है। बस इतना काम है कि हमें दे दो स्वराज। और स्वराज का मतलब क्या है, अपना राज। सुव का मतलब अपना, राज का मतलब राज, कि हम अपना काम खुद चला लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एम
दूसरा एम था टू सपोर्ट खिलाफत इशू टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, खिलाफत इशू को सपोर्ट करा ताकि हिंदू एंड मुस्लिम भी एक साथ जुड़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें। अब आता है ये ख़त्म क्यों होता है। ख़त्म होता है 4 फरवरी 1922, ये डेट लिख लेना, 4 नहीं दी गई है बुक में, मैं बता देता हूँ। 4 फरवरी 1922 के चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है। तो चोरा चोरी कहाँ पे पड़ता है, बताओ। चोरा चोरी पड़ता है यूपी के गोरखपुर में, ठीक है, आ जाता है ये भी मैप में। चोरा चोरी कहाँ पे पड़ता है, यूपी के गोरखपुर में। तो चोरा चोरी में इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट क्या था, बेसिकली गांव वाले गुस्से में थे और गुस्से में जाके एक ये चोरा चोरी में एक पुलिस का थाना था, यानी कि एक पुलिस हेडक्वार्टर था, वहाँ पे लोग गए, गांव वाले गए, उन्होंने जाके गांव फूंक दिया, सॉरी गांव नहीं, पूरा का पूरा पुलिस हेडक्वार्टर फूंक दिया और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। तो गांधी जी को लगा कि भाई अब ये नॉन वायलेंस वाली बात नहीं रही, अब तो तुम मारकाट पे उतर गए और नाम किसका जा रहा है, गांधी जी का, तो बदनाम मैं हो रहा हूँ, दंगे तुम कर रहे हो। तो गांधी जी ने कहा हो लिया भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे बस की नहीं है, तुम चला लो। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉन कर लिया, वापसी ले लिया। तो मेन रीजन माना जाता है चोरी चोरी इंसिडेंट, ठीक है। चलो अब इसमें सोशल ग्रुप वाला पार्ट पढ़ते हैं कि किस किस सोशल ग्रुप वाले व्यक्ति ने इसमें पार्ट लिया, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन समझ में आ गया। 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है। जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक चला है। फरवरी में कब बंद हुआ, 4 फरवरी 1922, चोरा चोरी दुर्घटना के बाद में, इंसिडेंट के बाद में। और जनवरी 1921 में कौन से सेशन में अडॉप्ट करा गया, दिसंबर 1920 वाले में, नागपुर में जो हुआ था, ठीक है। स्टेज क्या थी अनफोल्ड करने की, पहले सरेंडर करेंगे टाइटल्स का, बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज का, फिर भी नहीं मानते हैं एक फुल सिविल डिसोबीडेंस चलाएंगे, ठीक है। और एम हमने पढ़ लिया, खत्म क्यों हुआ ये भी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है लिस्ट ऑल द डेमोक्रेटिक सोशल ग्रुप विच जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, देन चूज एनी 3 एंड राइट अबाउट देयर होप एंड स्ट्रगल टू शो व्हाई दे जॉइन द मूवमेंट। यानी कि हमें लिस्ट बनानी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस किसने पार्ट लिया और उनमें से किसी 3 को चुनना है, उनके स्ट्रगल, उनकी उम्मीद, इसके बारे में हमें बताना है कि उन्होंने हिस्सा क्यों लिया, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। बेसिकली नॉन कोऑपरेशन में हिस्सा किस किस ने लिया और क्यों लिया और क्या उसका कारण रहा कि वे फेल हुए, ठीक है। सबसे पहले जी, डिफरेंट सोशल ग्रुप हैड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन जनवरी 1921। तो गांधी जी के आग्रह पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग लोगों ने हिस्सा लिया और वो किस किस तरीके से चला। सबसे पहले each social group had diverse aspiration and their involvement in non cooperation or motivated by varied reason। देखो सबकी अलग अलग इच्छा थी। स्वराज का हमने बोला था, गांधी जी ने बोला था कि हमें स्वराज चाहिए, लेकिन स्वराज का मतलब किसी को नहीं पता था उस टाइम तक। भोले भाली जनता थी, अपने काम से मतलब रखती थी। कोई शहर में है तो उन्हें शहर से लेना देना है, कोई बाग बगीचे में काम कर रहा है तो उसे बाग बगीचे से लेना देना है, कोई जनजाति वाला तो वहाँ से लेना देना है। तो सब ने स्वराज का अपना अलग अलग मतलब निकाल लिया और उनका मोटिव सिर्फ यही था कि जो जिस चीज़ से हम परेशान हैं, अगर उससे हमें फ्रीडम मिलती है तो हमें स्वराज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबके अलग अलग रीजन थे, वेरिड रीजन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करा कहाँ पर, टाउन एंड सिटीज़ में, ठीक है। तो मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किस किस तरीके से करा, जैसे कि सॉरी फॉर दैट, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन करता है, जैसे हमने गांधी जी ने कहा था कि किस तरीके से अनफोल्ड करेंगे उसी तरीके से अनफोल्ड करा। बॉयकॉट करा सिविल सर्विसेज का, टीचर ने जाना बंद कर दिया, लॉयर ने बंद कर दिया, स्टूडेंट ने कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया। बॉयकॉट करे काउंसिल इलेक्शन के कांग्रेस लीडर के द्वारा प्रांत के जो इलेक्शन होने थे उसका बॉयकॉट कर दिया गया। फॉरेन गुड्स वर, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है बॉयकॉट, तुम कह रहे हो बॉयकॉट क्या चल रहा है ये। बॉयकॉट का मतलब होता है ऑफिशियली त्याग करना, कि हम तुम्हारी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन गुड वर बॉयकॉटेड बाय पीपल, जो विदेशी वस्तुएं थी वे भी लोगों के द्वारा त्याग कर दी गई। इन मैनी प्लेसेस ट्रेडर्स एंड मर्चेंट रेफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर। जो विदेशी कपड़े थे वे भी एक बॉनफायर में आग लगाकर जला दिए गए कि हमें विदेशी कपड़ों का भी यूज नहीं करना। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मीन एंड हैंडलूम वेंट अप एज पीपल स्टार्टेड वियरिंग ओनली इंडियन क्लोथ्स बाय डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स। तो जब विदेशी कपड़े फूकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंडियन टेक्सटाइल मिल की डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और इंडियन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ने लग गई। लिक्विड सोप वर पिकेटेड,
एक वर्ड और आया पिकेटेड, ये भी दिया गया है शॉर्ट में। पिकेटेड क्या होता है कि जब हम मेन गेट बंद कर दें और उससे कोई भी सामान का आदान प्रदान ना हो, किसी दुकान का, बेसिकली किसी दुकान का मेन गेट बंद कर दे, वहाँ से वस्तु आनी जानी बंद हो जाए, तो ये भी एक तरीका ही है बॉयकॉट करने का ही, बस पिकेटेड इसका अलग से नाम दे दिया, ठीक है। तो ये सारे काम करे मिडिल क्लास वालों ने, शहर में इस तरीके से अफरा तफरी मचाई। नुकसान क्या होता है? नुकसान इसमें नहीं दिया, ओके चलो ऐसे ही बता देते हैं, शॉर्ट में बताते हुए चलेंगे। नीचे मैंने ब्रीफ में लिख रखा है पर कोई बात नहीं। नुकसान क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। मिडिल क्लास वालों ने जोश जोश में एनर्जी में अनाउंस तो कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या हुई? पहली चीज़ उन्होंने बॉयकॉट करा सिविल सर्विसेज का। तो सिविल सर्विसेज में टीचर ने स्कूल में जाना बंद कर दिया, वकील ने बंद कर दिया, सब चीज़ें बंद कर दी। तो अपने स्कूल कहाँ है? काम तो करना पड़ेगा, पैसे तो चाहिएंगे, पापी पेट के लिए कुछ तो करेंगे, खाना कहाँ से लाएं? तो दिक्कत क्या हुई कि आइडिया अच्छा था लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं करा पहले। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं करा तो पैसा तो मिला नहीं, बिना पैसे के कब तक होल्ड करेंगे भाई? आंदोलन जब तक चलता है जब तक खाना जाता रहता है, ठीक है। तो पहली चीज़ फेलियर हो गई, बॉयकॉट करना बंद कर दिया, लोग बाग वापस ही जाके उस काम काज में लग गए। दूसरी चीज़ फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स का बॉयकॉट करा, और बॉयकॉट करा तो पहनेंगे क्या? खादी, खादी पहनेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। गांधी जी तो खादी पहनते थे, खादी थी बहुत महंगी, कब तक पहनेंगे? खादी कब तक पहनोगे? फैक्ट्री तुमने लगाई नहीं, पैसा तुम पे है ही नहीं, तो तुम खादी को कब तक यूज करोगे? तो बेसिकली फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भारी पड़ी। और इकोनॉमिक फ्रंट पे, वैसे जब ये आंदोलन चल रहा था इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। 121 करोड़ से 57 करोड़ की प्रोडक्शन बच गई थी ब्रिटिशर की, तो बहुत बढ़िया नुकसान हो रहा था। अगर थोड़ा सा और होल्ड हो जाता तो ऑब्वियसली जिस विचारधारा से गांधी जी चले थे सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन जो हमने पहले एक चेतावनी के तौर पर जो हमें सेटअप करने थे वे नहीं करे, अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं करे, अपने क्लोथ्स के लिए फैक्ट्री नहीं लगाई, तो ये सारी चीज़ें नुकसानदायक रही और हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसलिए मिडिल क्लास का जो टाउन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था वो फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कर इन प्लांटेशन। प्लांटेशन होता है बाग बगीचा। बाग बगीचे वालों को दिक्कत क्या थी? बाग बगीचे वालों को इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था 1859 में। उसमें क्या करा गया था? प्लांटेशन वर्कर इन टी गार्डन हैड टू सीक परमिशन बिफोर लिविंग। बेसिकली ये बात हो रही असम की, ठीक है। चाय के गोदाम थे वे थे असम में, तो असम में जो बाग बगीचे वाले वर्कर थे उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी अपने बाग बगीचे छोड़ने के लिए। तो ये क्या हुआ कि आपको पकड़ के लाए, रख दिया कि यहाँ आपको काम करना है, इससे अलग कुछ नहीं करना। अगर यहाँ से बाहर निकल के जाना है तो हमारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, परमिशन नहीं तो बाहर नहीं जाना। परमिशन लेने जाएंगे, परमिशन देते नहीं थे, तो ऑब्वियसली क्या रही उनके लिए ये बन गई जेल। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के कारण जो प्लांटेशन वाले परेशान थे। अब जैसे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट ये पड़ता है जैसे ही गांधी जी को, मतलब इन वर्कर्स को पता लगता है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया और एक र्यूमर फैल गया कि गांधी जी सबको ज़मीन बांट रहे हैं, तो ये सारे भगे एकदम से। इन्होंने तोड़ फोड़ मचाई, कोशिश करी, भगे कि हम जाएंगे अपने गांव में, अब हमें मिलेगी ज़मीन, अब नहीं करना हमें मजदूरी। तो ये भाग तो लिए। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हो जाती है कि रेलवे बंद हो रखी थी आंदोलन के चलते, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद था, भगे ही नहीं। कहाँ तक भगोगे भाई? पैदल पैदल थोड़े गांव में पहुंच जाओगे। तो ये जहाँ से भगे थे ब्रिटिशर पकड़ के ले आए, वापसी लाके इन्हीं में डाल दिया। तो इनके लिए एक बात थी, इन्होंने स्वराज को कैसे रिलेट करा? इन्होंने स्वराज को रिलेट करा कि हमें ज़मीन मिलेगी और हम जो ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू हम यहाँ पर बंदी के तौर पर रह रहे हैं, हम इससे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से लोगों ने किस तरीके से स्वराज को देखा, वो भी चीज़ साथ साथ चल रही है। तीसरा, पीजेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में किसानों की क्या क्या चीज़ रही थी। अब किसान के बारे में बात करते हैं तो किसान में सबसे मेन नाम आता है बाबा रामचंद्र जी का, और ये कहाँ के थे? अवध के थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा? ऑर्गेनाइज करा अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार। दे इवन फॉर्म्ड अवध किसान सभा। इसका नाम है अवध किसान सभा, बेसिकली बोला जाता है अवध किसान सभा, ऐसे फ्लो में बोलो अवध किसान सभा, ठीक है। तो इन अवध बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार। जमींदार और तालुकदार जो उनके मैनेजमेंट वाले होते हैं उनके अगेंस्ट जो वे दबाते थे, ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे, उसके अगेंस्ट बाबा रामचंद्र जी ने अवध में पीजेंट का, किसानों का आंदोलन संभाला। तो इसमें क्या क्या करें? बाद में नाई धोबी भी जुड़ गए,
नाई धोबी का मतलब अरे नाई बाल बनाने वाले, धोबी कपड़ा धोने वाले, वे भी जुड़ गए। तो उनसे क्या हुआ, नुकसान तो पहुंचा। नुकसान कैसे पहुंचा, ब्रिटिशर कब तक अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इसने काफ़ी इफेक्ट करा। लेकिन दिक्कत एक और हो गई कि ये भी नॉन वायलेंस फॉर्म में चले गए। हाउस ऑफ तलुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। इन्होंने क्या करा, तलुकदार और मर्चेंट के घर पर अटैक करना शुरू कर दिया। और नाम किसका ले दिया कि हम तो गांधी जी ने कहा है भाई कि स्वराज आएगा, स्वराज ऐसे आएगा, तो इन्होंने गांधी जी के नाम पे कर दिया। अब इसे हाईलाइट क्यों मिलता है, ये 1920 में बनती है और इसमें अवध किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी विजिट करके आए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी विजिट करके आए थे, तो इसलिए अवध किसान सभा को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ा जाता है, ठीक है। बाद में इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांच भी बन गई थी अवध किसान सभा की, अलग अलग गाँव में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राइबल्स। ट्राइबल एरिया में किसने ज्वाइन करा, ट्राइबल एरिया में एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। इन पे ना शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाते हैं अलग से, 2-2 मार्क्स में। जैसे अभी हमने पढ़ा बाबा रामचंद्र के बारे में, तो बाबा रामचंद्र क्या थे, एक इंडिजीनियस एग्रीमेंट पे, बेसिकली एग्रीमेंट वाले एक वर्कर्स थे जो फिजी में ले जाया गया था। वे वापसी आए, यहाँ पे आकर उन्होंने देखा कि भाई ज़बरदस्ती रेंट बढ़ाया ज़्यादा है। एक वर्ड हुआ है बैगर, इसी में एक वर्ड आता है बैगर। बैगर क्या था, बैगर होता है कि ज़बरदस्ती काम करवाया जाए और पैसा ना दिया जाए, ये होते थे बैगर। तो इस वाली सिचुएशन के अगेंस्ट ये लड़े थे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल मूवमेंट को लीड करा और इनके क्या करा गया था, बेसिकली ब्रिटिशर ने कॉलोनियल रूल था, तो उन्होंने क्या करा, इन जनजातियों को जंगल में जाने के लिए मना कर दिया। तो जंगल में जाने के लिए मना कर दिया तो क्या दिक्कत हुई, गाय के लिए चारा नहीं मिलेगा, खाने के लिए फल नहीं मिलेगा, चूल्हे चौके के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, सारी दिक्कत ही दिक्कत हो गई। तो दिक्कत हो गई तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करना शुरू करा और जाके मारकाट शुरू कर दी। बेसिकली ये गांधी जी के सपोर्ट में थे। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में 3 लाइन में बताया गया है कि ये एक फिलोसफर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष विद्या जानते थे, ठीक है। तो दूसरी बात, गांव में किसी को चोट वोट लग जाती थी उसे ठीक कर देते थे। तीसरा बोला जाता है कि अगर इनके बुलेट शॉट्स भी लग जाए, गोली भी लग जाए, तो ये जिंदा बच जाते थे अल्लूरी सीताराम राजू को। तो इतनी सारी चीज़ कोई व्यक्ति उस टाइम पे फ्यूचर बता रहा है, गोली से बच के आ रहा है, तो उसे क्या मानेंगे, भगवान का अवतार। तो वही अल्लूरी सीताराम राजू को मानना लोगों ने शुरू कर दिया कि ये तो भाई भगवान का अवतार है। तो इन्होंने बेसिकली किस लिए, यानी कि ट्राइबल में किस लिए हुआ कि जो ब्रिटिशर ने फॉरेस्ट में जाने के लिए उन पर प्रोहिबिशन लगाए, प्रतिबंध लगाए, उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू जी गांधी जी के फैन थे, फैन एज अ सेंस कि गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। लेकिन इसलिए इन्होंने 2 बात और भी कही कि भाई दारू वारू को त्यागो और सत्य उसका साथ दो। लेकिन इन्होंने एक आइडियोलॉजी में क्लैश थी कि भाई बात क्या है, गांधी जी बात तो सारी सही करते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस के बिना काम नहीं चलेगा, वायलेंस तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वायलेंस के सपोर्ट में थे, बाकी सारी बात गांधी जी की सही मानते थे। तो इन्होंने वायलेंस करा और अपने दम पर तोड़फोड़ मचाया, गुरिल्ला वॉरफेयर करा, तो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया। बाद में 1924 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि समाप्ति कर दी और ये शहीद हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी, गांधी जी बिलीव दैट ब्रिटिश रूल। तो अब हमने बेसिकली पढ़ लिया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस किसने पार्ट लिया। सबसे पहले मिडिल क्लास टाउन में उन्होंने बॉयकॉट करा, सरेंडर ऑफ टाइटल्स करा, ये सारी चीज़ करी। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ये पड़ता है कि बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट चल रहा था। इकोनॉमिकल फ्रंट पे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, 121 करोड़ से 57 करोड़ तक की इकोनॉमी ला के खड़ी कर दी थी। लेकिन फेल क्यों होता है टाउन्स में, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव सेटअप नहीं कर पाए, इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए तो और खादी बहुत महंगी थी, कपड़ा भी नहीं बना पाए, तो बेसिकली टाउन में फेल हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, असम में था कि उन्हें वहीं पर रखा जाएगा, तो उसके खिलाफ हुआ। वे क्यों फेल हुए, क्योंकि बाहर हड़ताल चल रही थी, रेलवे नहीं मिली, तो वह गाँव तक नहीं भाग पाए, वापसी पकड़ के वहीं पर रख दिया। फिर हमने पढ़ा अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र के बारे में। बाबा रामचंद्र जी ने बैगर जो एक ज़बरदस्ती खेती करवाती थी और उन्हें पैसा नहीं मिलता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने करा। तलुकदार और जमींदार के खिलाफ वो विद्रोह क्या हो गया, उन्होंने भी वायलेंस की फॉर्म ले ली और नाम किसका चला गया, गांधी जी का। तो इसको गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ऐड नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने विजिट करा हुआ था, तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ऐड हुआ, ठीक है।
फिर आता है ट्राइबल में, जनजातियों में अल्लूरी सीताराम राजू, इसके बारे में हमने अभी जाना है तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ते, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा हो गया। अब ये इसी चीज़ को मैंने ब्रीफ में लिख रखा है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। फर्स्ट पॉइंट, मिडिल क्लास में कैसे चला और ये किस तरीके से ख़त्म हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्वराज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था और इसका किस तरीके से नुकसान हुआ। थर्ड, पीजेंट इन कंट्री साइड, किसानों का क्या फ़र्क था और किसानों का क्या नुकसान हुआ। उसके बाद फोर्थ, ट्राइबल वाला गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा और ये किस तरीके से ख़त्म होता है। अब आती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करने की। तो व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापसी लेने की बात क्यों सोची। पहली चीज़, गांधी जी ने सोचा कि वो ये जो मूवमेंट है ये हो गया वायलेंट काफ़ी जगह पे, जैसे हमने देखा अवध किसान सभा में, गुरिल्ला वॉरफेयर में भी, ट्राइबल वाले में भी, मिडिल क्लास में भी काफ़ी मारपीट वाली स्थिति हो गई। तो गांधी जी ने सोचा सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेंड, पहले इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तभी ये किसी मास स्ट्रगल के लिए तैयार हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंसिडेंट इन चोरी चोरा अ विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी वेयर 22 पुलिसमैन वर ब्रूटली किल्ड आफ्टर दे हैड फायर्ड ऑन द पॉलिटिकल प्रोसेशन। एक पॉलिटिकल प्रोसेशन पे पुलिस वालों ने गोली चलाई थी तो लोग, गांव के लोगों ने जाकर उनका पूरा थाना फूंक दिया चोरा चोरी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मेन रीज़न था, यानी कि रिसेंट रीजन जो लास्ट वाला बोला जाता है वो यही था। ठीक है, देयर हैड बीन अ डिस्टर्बेंस इन मद्रास एंड कलकत्ता आल्सो, बाकी सारी जगह वही बात चल रही है। दूसरी बात, मैनी ऑफ द कांग्रेस लीडर वांट टू ज्वाइन द काउंसिल इलेक्शन, काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर काउंसिल इलेक्शन को पार्ट्स लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि भाई बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, इलेक्शन में भाग लेंगे, अंदर से दबाव डालेंगे, जब हम सत्ता में उतरेंगे तभी तो कुछ इफेक्ट डालेंगे, ये बाहर आंदोलन करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो द अबव फैक्टर मेड इट क्लियर दैट country was not ready for the mass movement, so Gandhi ji prevailed upon the Congress working committee to call off the movement। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि आधे से ज़्यादा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 2 में हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। कोई आपका साथी हो 10th में जो अच्छे से पढ़ना चाहता हो तो उसे भी शेयर कर सकते हैं। बाय।